हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम ठीक है सर, आप कैसे हैं। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज की क्लास से स्टार्ट करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल करते हैं। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसके अंदर हम देखेंगे कि हमें पता है कि जीएसटी हमें लगाना होता है, लेकिन किस वैल्यू पे लगाएंगे, किस बेस के ऊपर हम जीएसटी चार्ज करेंगे, क्या वैल्यू लेंगे। जनरली तो जो हमारा ट्रांजेक्शन होता है वही वैल्यू लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी ने सामान बेचा मुझे, तो वो किसके ऊपर जीएसटी देगा, जो प्राइस है उसके ऊपर पे करेगा। हाँ सर, जनरली तो यही होता है। लेकिन कई बार कुछ एडिशनल ट्रांजेक्शन भी इंक्लूड हो जाते हैं, कुछ हम मुझसे ज़्यादा पैसे ले लेता है, डिस्काउंट देता है। तो उन सारे ट्रांजेक्शन का क्या इम्पैक्ट लेंगे, उसको ऐड करेंगे प्राइस में कि लेस करेंगे। ठीक है, वही आज की क्लास में हम डिस्कस करके चलेंगे। ओके, कि वैल्यू कैसे निकालेंगे जिसके ऊपर हमें जीएसटी पे करना है। चलिए, वैल्यू ऑफ सप्लाई, इसका सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 15 है। इसमें सबसे पहले आता है हमारा ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू जो कि बोलता है कि अगर से सप्लायर सप्लायर और जो रिसिपिएंट है, सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों आपस में क्या है, अनरिलेटेड पर्सन है। अनरिलेटेड पर्सन का क्या मतलब है, अभी देखते हैं। अभी फिलहाल के लिए मान लीजिए कि दोनों का एक दूसरे के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, कंट्रोल नहीं कर सकते एक दूसरे को, जानते नहीं है। प्लस प्राइस इज ओनली कंसिडरेशन, और जो प्राइस है उस सप्लाई का वही ओनली कंसिडरेशन है, सोल कंसिडरेशन है। ठीक है, तो उस केस में जो भी रिसिपिएंट इसको अमाउंट पेड करेगा, या फिर जो भी अमाउंट पेबल होगा, वही हमारा क्या बन जाएगा, वही क्या बन जाएगा, हमारा वैल्यू बन जाएगा। वही हमारा वैल्यू बन जाएगा। तो क्या बोला गया है ट्रांजेक्शन वैल्यू में, द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ शेल बी ट्रांजेक्शनल वैल्यू। जो ट्रांजेक्शन हो रही है, सेल हो रही है या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस हो रही है, ठीक है, जिस प्राइस पे हो रही है उसी वैल्यू पे हम ले लेंगे, जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है। विच इज प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, जो प्राइस सेल या सप्लाई के बदले में दी जा रही है, ठीक है, वही हमारा क्या बन जाएगा, ट्रांजेक्शन वैल्यू बन जाएगा। फॉर द सेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ वेयर द सप्लायर और द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई आर नॉट रिलेटेड, जहां पे सप्लायर और रिसिपिएंट आपस में रिलेटेड पर्सन नहीं है, रिलेटेड पर्सन नहीं है। एंड एंड प्राइस इज ओनली सोल कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई, और जो प्राइस है वही सिर्फ कंसिडरेशन का पार्ट है, प्राइस के अलावा कुछ और कंसिडरेशन में नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये दोनों अगर कंडीशन सेटिस्फाई है तो हम ट्रांजेक्शन वैल्यू को ही वैल्यू मान लेंगे फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग जीएसटी। ओके। ओके सर, अब देखते हैं कि रिलेटेड पर्सन कौन होते हैं। रिलेटेड पर्सन कौन होते हैं। पर्सन shall be deemed to be related person if such person are officers and director of one another business। दो ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए दो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसका डायरेक्टर है, वो इसमें ऑफिसर भी है। ठीक है, तो एक ही कंपनी का डायरेक्टर दूसरे में ऑफिसर है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि ये दोनों आपस में क्या है, रिलेटेड पर्सन है। सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स इन अ बिजनेस। जैसे पार्टनरशिप है, लीगली उनको रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ ये पार्टनर्स है आपस में। ठीक है, ठीक है, तो वो हमारे क्या हो गए, रिलेटेड पर्सन हो गए। सच पर्सन आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप है, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई भी आपस में रिलेटेड पर्सन है। एनी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन्स, कंट्रोल और होल्ड 25% और मोर ऑफ आउटस्टैंडिंग वोटिंग स्टॉक और शेयर ऑफ बोथ ऑफ देम। मान लीजिए
दो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। मिस्टर ए है, उसके पास 25% शेयर इसके भी हैं और 30% शेयर इसके भी है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, रिलेटेड पर्सन हो गए, ठीक है। ओके ओके सर। तो कौन से वाले शेयर की बात कर रहे हैं सर, इक्विटी शेयर जिसमें वोटिंग राइट्स होते हैं। तो 25% या उससे ज़्यादा के अगर किसी कंपनी में वोटिंग शेयर वाले शेयर हैं उसके पास, इक्विटी शेयर है मतलब, उनको ऑन करता है, कंट्रोल करता है या होल्ड करता है, ठीक है, तो वो आपस में क्या हो जाएंगी, रिलेटेड पर्सन हो जाएंगी, जो 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 ऑर्गेनाइजेशन में उसने हेल्ड कर रखा है। वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल द अदर। एक कंपनी दूसरी कंपनी को डायरेक्टली कंट्रोल करती है। मान लीजिए एक कंपनी है, ये कंट्रोल करती है दूसरी कंपनी को, ठीक है। मान लीजिए ये कंपनी है, ये कंट्रोल करती है इसको, तो ये आपस में क्या हो गई, रिलेटेड पार्टी हो गई। बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाई थर्ड पर्सन। दोनों किसी और के थ्रू कंट्रोल होती हैं, दोनों कंपनीज को कोई और कंट्रोल करता है, तो वो आपस में क्या हो गई, रिलेटेड पर्सन हो गई। टुगेदर दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल अ थर्ड पर्सन। दोनों मिलके दोनों मिलके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी थर्ड पर्सन को कंट्रोल करते हैं, किसी थर्ड पर्सन को कंट्रोल करते हैं, तो क्या हो गई, रिलेटेड पर्सन हो गई। दे आर मेंबर ऑफ सेम फैमिली, और लास्ट में वो सेम फैमिली के आपस में मेंबर हैं, हस्बैंड वाइफ बच्चे, ठीक है, ठीक है सर। द टर्म पर्सन ऑल्सो इंक्लूड लीगल पर्सन, लीगल पर्सन माने कंपनी हो गई, ठीक है, ठीक है सर। The person who is associated in a business of one, in that one is sole agent, sole distributor or sole concessionaire, how, howsoever described of the other shall be deemed to be related। किसी बिजनेसमैन का मान लीजिए कोई एजेंट है या डिस्ट्रीब्यूटर है, वो पूरे इंडिया में एक ही है, सोल है, या किसी एरिया का सोल डिस्ट्रीब्यूटर है या एजेंट है या सोल, ठीक है, मतलब अकेला है उस एरिया में। मान लीजिए इंडिया है, इंडिया में वो सोल एजेंट है या सोल डिस्ट्रीब्यूटर है या सोल कंसेशनर है, ठीक है। ये भी हमारा फ्रेंचाइजी टाइप से होता है कि हमने इसको राइट दे दिया अपना बिजनेस कैरी ऑन करने को। तो अगर सोल एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर है तो वो भी आपस में क्या है, रिलेटेड पर्सन बन जाएंगे। जो प्रिंसिपल है और एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, आपस में रिलेटेड पर्सन माना जाएगा उनको। ओके ओके सर। चलिए अब एग्जाम्पल वन करते हैं। Wholesale price of 1 MT of cement sold by X Limited in an ordinary course of business is 7,000। X Limited क्या करता है, सीमेंट सेल करता है, ठीक है। 1 MT आपका 7,000 में देता है। तो मान लीजिए इसने मिस्टर वाई को 1 MT 6,700 में दे दिया, ठीक है। तो इस केस में हम वैल्यू क्या लेंगे, 7,000 या 6,700 लेंगे। तो इसमें पहले देखेंगे क्या आपस में ये रिलेटेड पर्सन है। अगर रिलेटेड पर्सन नहीं है, रिलेटेड पर्सन नहीं है और ओनली प्राइस सिर्फ कैश में या बैंक से 6,700 रुपये मिल रहा है, ठीक है, तो जो ये ट्रांजेक्शन वैल्यू है वही मेरी क्या बन जाएगी, वैल्यू बन जाएगी। ओके ओके सर। तो इस केस में वैल्यू क्या निकल जाएगी, 6,700। प्राइस ऑफ 1 MT ऑफ सीमेंट सोल्ड बाई एक्स लिमिटेड टू अनरिलेटेड कस्टमर वाई rupees 6,700। Value of supply made to X Limited to Y Limited is 6,700, which are price actually paid or payable and not the wholesale price। और सर आपस में रिलेटेड पार्टी होते तो क्या होता, और और सर प्राइस के अलावा भी कुछ और मिलता उसको कंसिडरेशन में, फिर क्या होता। ये दोनों चीज़ें हमारे CA फाइनल लेवल पे डिस्कस करेंगे कि अगर ऐसा होता तो फिर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके अलग से रूल दे रखे कि अगर रिलेटेड पर्सन है या फिर प्राइस ओनली सोल कंसिडरेशन नहीं है, कुछ काइंड में भी मिल रहा है, तो इसके लिए अलग से प्रोविजन है, वो हमारे CA फाइनल में आएंगे। हमारे इंटर लेवल पे वो हमारे सिलेबस में का पार्ट नहीं है। ओके ओके सर। फिर आता है हमारा
इंक्लूशन इन वैल्यू, कौन कौन सी चीज़ें हम वैल्यू में ऐड करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हम वैल्यू में ऐड करके चलेंगे। तो इसमें बोला गया है taxes, duties, cess, fee and charges other than CGST, SGST, UT, GST, GST, compensation cess if charged separately। तो इसमें बोला गया है कि कोई भी टैक्स, ऑल टैक्सेस, ऑल टैक्सेस जीएसटी के अंदर जो आते हैं उनको छोड़ के, जैसे सीजीएसटी हो गया, आईजीएसटी हो गया, आईजीएसटी हो गया, इनको छोड़ के बाकी कोई सा भी टैक्स लगे सब वैल्यू में ऐड होके चलेगा, सारा वैल्यू का पार्ट बन के चलेगा। ठीक है, ठीक है सर। कौन कौन से छोड़ना है हमें? सारे टैक्सेस एक्सेप्ट जो भी टैक्स हमारा जीएसटी के अंदर लग रहा है। आपका आईजीएसटी हो गया, सीजीएसटी हो गया, एसजीएसटी हो गया, यूटी जीएसटी हो गया एंड जीएसटी कंपनसेशन सेस, जीएसटी कंपनसेशन सेस। जीएसटी कंपनसेशन सेस क्या होता है सर? जीएसटी कंपनसेशन सेस बेसिकली जीएसटी आने के बाद जिन जिन स्टेट्स को अगर लॉस हुआ तो तो जीएसटी कंपनसेशन कुछ दो चार आइटम पे लगता है, जो लग्जरियस आइटम रहता है उनसे जो भी कलेक्शन होता है उन स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जिनको जीएसटी के आने के बाद से लॉस हुआ है। ठीक है, तो जीएसटी कंपनसेशन हो या कोई जीएसटी का टैक्स है जो कि जीएसटी के अंदर, जीएसटी एक्ट के अंदर रिकवर किया जा रहा है, उसको छोड़ के कोई किसी भी लॉ के अंदर कोई भी टैक्स लगेगा वो सारा इंक्लूड होके चलेगा हमारी वैल्यू के अंदर। ओके, ओके सर। एक्सक्लूडिंग टीसीएस, इनकम टैक्स में एक टीसीएस होता है, टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। उसमें क्या करता है, मान लीजिए ये सेलर है, ठीक है, ये बायर है, ठीक है। तो टीसीएस में क्या होता है कि मान लीजिए इसने 100 रुपए का सामान सेल किया और उस पर 1% टीसीएस का रेट है, ठीक है। तो 100 रुपए के साथ ये 100 रुपए का 1% बायर से कलेक्ट करेगा, मतलब 100 रुपए तो कलेक्ट करेगा करेगा और 1 रुपया टीसीएस का कलेक्ट करके चलेगा। तो टोटल 101 रुपया आएगा सेलर के पास, 100 रुपये अपनी जेब में रखेगा और 1 रुपया गवर्नमेंट को पे कर देगा इसके पेन पे। ठीक है, तो बोला गया है कि जो टीसीएस है अंडर इनकम टैक्स, टीसीएस है इनकम टैक्स के अंदर, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको छोड़ के, उसको छोड़ के। इसके ऊपर नोटिफिकेशन आया था कि इनकम टैक्स के अंदर जो टीसीएस काटते हैं, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, उसको छोड़ के बाकी जितने भी टैक्स है सब कंसिडर करेंगे हम। ओके, दैट द सप्लायर इज लाइबल टू पे in relation to supply but which has been incurred by the recipient of supply and not already included in the price। इसको समझते हैं एग्जांपल से। मान लीजिए ये आपका सप्लायर है और ये रिसिपिएंट है, ठीक है, ठीक है सर। सप्लायर को कोई सर्विस देनी है रिसिपिएंट को, ठीक है, और उस सप्लाई से रिलेटेड मिस्टर ए को, मिस्टर सी को कुछ पेमेंट करना है, मान लीजिए 20 रुपए का पेमेंट करना है, बट उसके पास उस टाइम कैश नहीं है या कुछ भी रीज़न है, तो जो रिसिपिएंट है वो इसको पेमेंट कर देता है, थर्ड पर्सन को पे कर देता है, जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी पे करने की? सप्लायर की, मिस्टर ए की, लेकिन पे कौन कर रहा है? रिसिपिएंट मिस्टर बी उसको 20 रुपए पे कर देता है थर्ड पर्सन को। ओके, ओके सर। तो ये जो 20 रुपया है इसको हम वैल्यू में ऐड करके चलेंगे अगर वो ऐड नहीं हो रखा है तो, ठीक है। अगर वैल्यू में ऐड नहीं हो रखा, वो जो पे किया है, जो खर्चा किया है इसने रिसिपिएंट ने ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लायर, तो उसको हम ऐड करके चलेंगे। ठीक है, ओके सर। उसके बाद आता है इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस, जैसा सच एज कमीशन और पैकिंग। जो कमीशन और पैकिंग के चार्जेस हैं अगर वो भी चार्ज कर रहा है सप्लायर, रिसिपिएंट से, तो वो भी हमारा वैल्यू का पार्ट बन जाएंगे। एनी अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन बाय द सप्लायर in respect of the supply goods and or services at the time of or before delivery of goods, supply of services। इसमें बोला गया है कि कोई और अमाउंट चार्ज कर रहा है अगर सप्लायर रिसिपिएंट से फॉर एनीथिंग डन इन रिलेशन टू सप्लाई,
अप टू द पॉइंट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, डिलीवरी ऑफ गुड्स तक और सप्लाई ऑफ सर्विस तक कोई भी खर्चा कर रहा है सप्लायर और उसके लिए रिसिपिएंट से चार्ज कर रहा है, तो वो भी हमारा वैल्यू का पार्ट बन के चलेगा। ओके ओके सर, जैसे कि कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस है, इंस्टॉलेशन चार्जेस है, उसके लिए कुछ पे किया है, तो वो भी हमारा वैल्यू का पार्ट बन जाएगा अगर सप्लायर सप्लायर उसको चार्ज करता है। इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। कई बार क्या होता है कि सप्लायर ने सामान भेज दिया, लेकिन जो रिसिपिएंट है टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाता, उसकी वजह से जो सप्लायर है उसके ऊपर इंटरेस्ट, लेट फी वगैरह उससे चार्ज करता है। तो अगर इंटरेस्ट, लेट फी वगैरह मिल रही है, पेनल्टी मिल रही है डिले पेमेंट की वजह से जो रिसिपिएंट कर रहा है, तो वो भी हमारा वैल्यू का पार्ट बन जाएगा। मान लीजिए एक सप्लायर है, उसने 1,000 रुपए का सामान बेचा क्रेडिट पे मिस्टर बी को। तो मिस्टर बी क्या करता है, उसको मिस्टर बी को 15 दिन का टाइम दिया गया कि 15 दिन के अंदर पेमेंट कर देना, बट मिस्टर बी 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं कर पाता। तो तो जो सप्लायर है वो क्या करता है, उससे 2% और एडिशनल लेता है एज अ इंटरेस्ट और लेट फी। तो जो 2% ले रहा है वो भी हमारा वैल्यू का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, 1,000 का 2% कितना आएगा, 20 रुपये, तो 20 रुपये भी हमारा क्या बन जाएगा, वैल्यू का पार्ट बन जाएगा। ओके, सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस अदर देन सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सब जो सब्सिडी है, सब्सिडी किस लिए दिया जाता है, ताकि जो कोई भी गुड्स है या सर्विसेज है उसका प्राइस कम हो सके, जो कस्टमर है उसके लिए प्राइस कम हो सके, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी लॉस ना हो। मान लीजिए 50 रुपए का सामान था, गवर्नमेंट बोलती है कि आप इसको 20 में सेल करो, तो ऐसे तो बिजनेसमैन का लॉस हो जाएगा। तो गवर्नमेंट बोलती है कोई बात नहीं, 30 रुपये हम आपको सब्सिडी देंगे, 30 रुपये हम सब्सिडी देंगे। तो बिजनेसमैन को भी लॉस नहीं हो रहा है और जो कस्टमर है उसको भी सामान 20 रुपये में मिल रहा है। तो इसमें बोला गया है कि जो सब्सिडी है, अगर अदर देन गवर्नमेंट से रिसीव हो रहा है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ के किसी से भी रिसीव हो रहा है, तो उस केस में हम उसको कंसिडर करके चलेंगे। अगर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से रिसीव हो रहा है तो छोड़ देंगे, फिर उसको छोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो सब्सिडी गवर्नमेंट के अलावा किसी और से मिले तो कंसिडर करना है, वैल्यू में इंक्लूड करके चलना है, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से मिले तो एक्सक्लूड कर देंगे, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। ओके ओके सर, चलिए एग्जाम्पल। If the supplier of goods pay municipal tax in relation to goods being supplied and charges the same separately, the tax will form part of such value of supply। बोला गया है, मान लीजिए सप्लायर ने कोई म्यूनसिपल टैक्स पे किया है, ठीक है, और वो रिसिपिएंट से चार्ज करता है, तो अगर सेपरेटली अगर उसको दिखाएगा तो वो भी हमारा वैल्यू का पार्ट बन जाएगा। ओके ओके सर। फिर एग्जाम्पल 3 में बोलता है कि दो कंपनी है आपकी, ए और बी। ठीक है, ये अपनी सर्विसेज दे रहा है, ये सप्लायर है और ये रिसिपिएंट है, जो मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल समझाया था, और ये थर्ड पार्टी है। तो इस सप्लाई से रिलेटेड इसको कुछ पे करना है इसको, बट रिसिपिएंट पे कर देता है ड्यू टू सम रीज़न, ये पे नहीं कर पाता है, ये पे कर देता है। और अगर वो इनवॉइस में इंक्लूड नहीं है ये वैल्यू, अगर ये वैल्यू इंक्लूड नहीं है तो ये भी हमारी इंक्लूड हो जाएगी। ओके ओके सर। एग्जाम्पल 4, इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन चार्जेस, इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग चार्जेस, वेटमेंट चार्जेस। वेटमेंट क्या होता है कि जो सामान होता है उसका वेट होता है। लोडिंग चार्जेस, designing charges etc incurred before or at the time of supply will be added to the value if billed to the recipient of supply। जो कि ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर अप टू द पॉइंट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस कोई भी खर्चा करता है सप्लायर और उसको चार्ज करता है, किससे किससे चार्ज करता है, रिसिपिएंट से, तो वो भी हमारा
वैल्यू का पार्ट बन जाएगा। ओके ओके सर। उसके बाद हमारा एक और पॉइंट आता है सर, आउटवर्ड फ्रेट का एंड इंश्योरेंस का। मान लीजिए ये सप्लायर का प्रीमिसेस है, सप्लायर की फैक्ट्री है, और ये रिसिपिएंट की फैक्ट्री है। ठीक है, तो सामान को क्या करता है, ये ट्रक में भर के भेजता है, ट्रक में भर के भेजता है। ठीक है, आउटवर्ड। अब इसको क्या करना पड़ेगा, ट्रक वाले को पेमेंट करना पड़ेगा, अगर इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है यहाँ तक इसके प्रीमिसेस तक पहुँचाने की। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक पहुँचाने की इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो किराया ये देगा, सप्लायर देगा, और फ्रेट और इंश्योरेंस ये दोनों सप्लायर बियर करेगा। तो फ्रेट और इंश्योरेंस भी क्या करेगा, सप्लायर रिसिपिएंट से चार्ज करेगा, फ्रेट और इंश्योरेंस भी। तो अब ध्यान से देखोगे आप तो ये क्या बन गया, सामान जा रहा है, सामान के साथ फ्रेट और इंश्योरेंस का खर्चा भी जा रहा है। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा कंपोजिट सप्लाई बन जाएगा, जहाँ पे सामान भेज रहे हैं और उसके साथ फ्रेट और इंश्योरेंस क्या है, सप्लीमेंट्री टू गुड्स है। तो कंपोजिट सप्लाई बन जाएगा। इनके ऊपर भी हमारा कौन सा जीएसटी लगे, जीएसटी का रेट लगेगा जो सामान के ऊपर लग रहा है, जो सामान के ऊपर लग रहा है। ठीक है, तो जो फ्रेट है, इंश्योरेंस है, ये भी हमारा वैल्यू का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, दूसरा मान लीजिए कस्टमर खुद यहाँ से आके लेके जाता है, यहाँ से खुद लेके जाता है, तो उस केस में आउटवर्ड फ्रेट और इंश्योरेंस की बात ही नहीं आएगी। ठीक है, उस केस में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो हमारा रिसिपेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जैसे कि हम मान लीजिए कोई सामान लेने जाते हैं दुकान पे। ठीक है, हमने पैसे दिए, दुकान वाले ने हमें सामान दे दिया, अब रास्ते में वो सामान डैमेज हो जाए, मान लीजिए मैं सामान लेके जा रहा था, गिर गया, टूट गया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सर मेरी है। क्या दुकान वाले को जाकर पकड़ सकता हूँ कि नहीं मेरा सामान टूट गया मुझे दूसरा दो, नहीं पकड़ सकते सर। अब मैं दुकान वाले को बोलता हूँ कि आप मुझे मेरे घर तक पहुँचा दो सामान, तो बोलता है ठीक है, वो लेके आ रहा था, रास्ते में टूट गया सामान। तो अब इस केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या मेरे मेरे पे आएगी कि दुकान वाले पे आएगी, सर दुकान वाले पे आएगी। दुकान वाला मुझसे ये नहीं कह सकता कि रास्ते में लेके आ रहा था टूट गया तो पैसे दो, नहीं, वो दूसरा लेके आएगा, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक है, मेरे घर तक छोड़ के जाने की। ओके ओके सर। चलिए, उसके बाद अगला एग्जाम्पल है हमारा, द सेलिंग प्राइस ऑफ नोटबुक इज ₹50 for notebooks sold to student in government school. A company received price linked subsidy of ₹30 per notebook from NGO, so that the student pay only 20 per notebook. The value of notebook is will be ₹50, as this is non-government subsidy. If the same subsidy is given granted by central or state government, the value of notebook would be ₹20। इसमें क्या हो रहा है, कंपनी है, ये नोटबुक सेल करती है, कितने में, ₹50 में। बीच में एनजीओ आती है, बोलती है कि आप अगर गवर्नमेंट स्कूल को आप दोगे तो मैं ₹30 की आपकी सब्सिडी दूंगी, ₹30 की सब्सिडी दूंगी, और आप इसको ₹20 में इनको दोगे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो नोटबुक की वैल्यू है वो क्या लेंगे हम, ₹50 लेंगे या ₹20 लेंगे। तो आंसर है ₹50, क्योंकि जो सब्सिडी मिल रही है वो किससे मिल रही है, अदर देन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिल रही है। अगर यही सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा होता तो उस केस में वैल्यू हमारी ₹20 निकल के आती। ओके ओके सर। चलिए, उसके बाद आता है हमारा, ये था हमारा कि क्या क्या इंक्लूड होगा वैल्यू में। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें है कि क्या क्या एक्सक्लूड करेंगे हम, क्या क्या एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, तो एक्सक्लूड में आपका आता है एक्सक्लूशन ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम द वैल्यू, डिस्काउंट को एक्सक्लूड करते हैं। The value of supply shall not include any discount which has given before or at the time of supply.
if such discount has been duly recorded in the invoice issued in respect of such supply। बोला गया है कि सप्लाई करने तक अगर कोई भी डिस्काउंट दिया गया है, कोई भी डिस्काउंट दिया गया है और उसका इम्पैक्ट हमने इन्वॉइस में ले लिया है, उसका इफेक्ट हमने इन्वॉइस में ले लिया है, तो वो हम वैल्यू में कंसिडर नहीं करेंगे, वैल्यू के अंदर उसको कंसिडर नहीं करेंगे, मतलब एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, जैसे कि हम कोई सामान लेने जाते हैं, ठीक है, सामान लेने गए, 100 रुपये का सामान है और उस पर 10% डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट है, तो जो इन्वॉइस है उस पर वो 100 रुपये माइनस 10 रुपये करके 90 रुपये नेट दिखाता है। तो उस केस में वैल्यू क्या लेंगे हम, क्या लेंगे, 90 रुपये लेंगे। ओके, सप्लाई करने तक, ठीक है, सप्लाई करने तक, अगर सप्लाई करने के बाद डिस्काउंट देता है तो, सप्लाई करने के बाद डिस्काउंट देता है तो इसके लिए बोला गया है कि अगर सप्लाई करने के बाद डिस्काउंट दिया गया है तब भी मिल जाएगा, लेकिन लेकिन कंडीशन क्या है कि पहले से कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए उसका, सप्लाई करने से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है या एग्रीमेंट हो रखा है उसमें ये मेंशन होना चाहिए, और और इनवॉइस से लिंक्ड होना चाहिए कि कौन से इनवॉइस से पे डिस्काउंट है, प्लस प्लस जो रिसिपिएंट है उसको जितना डिस्काउंट है उससे रिलेटेड आईटीसी भी प्रपोर्शनेट रिवर्सल करना पड़ेगा। तो पहले रीड करते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। द वैल्यू ऑफ सप्लाई shall not include any discount which has been given before or at the time of supply। सप्लाई तक अगर कोई डिस्काउंट दिया गया है और उसका इम्पैक्ट इनवॉइस में ले लिया गया है तो वो हमारा वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगी। दूसरा, आफ्टर द सप्लाई, अब सप्लाई कर दिया उसके बाद डिस्काउंट दे रहे तो उस केस में छोड़ देंगे। कब, सच डिस्काउंट इज स्टेबलाइज इन टर्म ऑफ एग्रीमेंट एंटर इनटू और बिफोर एट द टाइम ऑफ सच सप्लाई, सप्लाई से पहले या उस तक, ठीक है, जब सप्लाई कर रहे हैं उस टाइम पे एग्रीमेंट हो या उससे पहले का है, एंड स्पेसिफिकली लिंक टू रिलेवेंट इनवॉइसेज, और इनवॉइस वाइज उसकी लिस्टिंग हो कि इस इनवॉइस के अगेंस्ट डिस्काउंट मिला है, एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट एड attributable to discount on the basis of document issued by the supplier has been reversed by the recipient of supply। और recipient ने जितना भी आईटीसी लिया, ठीक है, जितना डिस्काउंट मिला उसका प्रपोर्शनेट उसको रिवर्स करना पड़ेगा, अगर कर दिया तो वैल्यू में से उसको छोड़ना पड़ेगा। तो चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। हाँ सर, मान लीजिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सेल किया 100 रुपये का, ठीक है, 100 रुपये का। एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि पोस्ट सेल 10 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा, 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है। तो पहले इसने 100 रुपये का इन्वॉइस इशू किया होगा, ठीक है, 100 रुपये के ऊपर इसने जीएसटी पे किया होगा, मान लीजिए 18% है तो 18 रुपये इसने जीएसटी पे कर दिया होगा गवर्नमेंट को, 18 रुपये गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दिया होगा, 100 रुपये खुद इसने रखा होगा। इसने क्या किया होगा, 100 रुपये खर्चा बुक किया होगा और 18 का आईटीसी बुक कर लिया होगा इसने, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया होगा। हाँ सर, अब मान लीजिए 10 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, और एग्रीमेंट पहले सप्लाई करने से पहले है, एग्रीमेंट है, तो 10 रुपये के ऊपर इसको 1.8 रुपये का आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, 1.8 रुपये का आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, तभी जाके ये भी अपना सप्लायर उतने से जो आउटवर्ड सप्लाई है उसके ऊपर जीएसटी कम कर पाएगा। ठीक है, ठीक है सर। तो पोस्ट सेल डिस्काउंट के केस में, अगर जो सप्लाई है, सप्लाई तक अगर कोई एग्रीमेंट हो रखा है, ठीक है, एग्रीमेंट है कि हम आपको पोस्ट सेल डिस्काउंट देंगे और रिसिपिएंट ने प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स कर दिया है तो उस केस में वो वैल्यू हमारी क्या बोलते हैं, डिस्काउंट की वैल्यू हमारी लेस हो जाएगी टोटल वैल्यू में से। ओके, ओके सर, चलिए
एग्जाम्पल से समझते हैं। Example 7. Royal Biscuit Company gives a discount of 30% on a list price to its distributor. Thus, a carton of spice biscuit in a tax invoice is the list price is mentioned at rupees 200, on which discount of 30% is given to arrive at the final price of 140. The value will be 140 as the discount allowed at the time of supply and shown in the invoice. इसमें क्या बोला है, ग्रॉस आपका कितना है, 100 रुपया डिस्काउंट, सॉरी ग्रॉस 200, डिस्काउंट 60 रुपये और नेट 140 रुपये। ठीक है, तो इनवॉइस में इस तरह से दिखाएगा, लिस्ट इतना था, डिस्काउंट इतना है और नेट आपको इतना पे करना है। तो कंसिडर इम्पैक्ट ले लिया, हाँ सर। तो ये हमारा क्या है, 60 रुपये लेस हो जाएगा, 140 हमारी वैल्यू बन जाएगी फॉर द चार्जिंग जीएसटी। एग्जाम्पल 8 में बोला है कि मान लीजिए सप्लायर है, सप्लायर का अपने डीलर्स के साथ एग्रीमेंट है कि अगर जो डीलर है इसके यहाँ से 1000 से ऊपर अगर परचेज करते हैं तो उस केस में उनको 2% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो जब ये सेल कर रहा है उस टाइम पे तो उसको पता नहीं है कि कौन कौन से जो उसके डीलर हैं, कौन कौन से डीलर है वो 1000 क्रॉस भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उस टाइम तो नहीं पता, हाँ सर। बट जो डीलर कर लेंगे उनको डिस्काउंट देना है और उसका एग्रीमेंट पहले से ही हो रखा है, तो इस केस में जो डिस्काउंट वो देगा पोस्ट सप्लाई वो हमारा वैल्यू में से लेस हो जाएगा, प्रोवाइडेड जो रिसिपिएंट है वो उतना प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स कर दे। ओके ओके सर, तो हमें बेसिकली देखना है कि पोस्ट सप्लाई अगर कोई डिस्काउंट दिया है तो क्या उसका पहले से कोई एग्रीमेंट था, और वो डिस्काउंट क्या हम लिंक कर सकते हैं इनवॉइस वाइज उसको लिंक कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं और उसका एग्रीमेंट है और रिसिपिएंट ने प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स कर दिया है तो उस केस में डिस्काउंट हमारा वैल्यू से लेस हो जाएगा। ओके ओके सर, चलिए अब इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जाम्पल 11, बाकी के जो एग्जाम्पल है वो आपको जस्ट रीड करना है, मैं ऑलरेडी इनके एग्जाम्पल आपको समझा चुका हूँ। तो एग्जाम्पल 11 स्टार्ट करते हैं जो हमारा प्रैक्टिकल है। एग्जाम्पल 11, ब्लैक एंड व्हाइट प्राइवेट लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग पार्टिकुलर रिलेटिंग टू गुड्स सोल्ड टू इट्स कलरफुल प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट ने कलरफुल प्राइवेट लिमिटेड को सामान बेचा, लिस्ट प्राइस 50,000 दे रखी है, टैक्स लेविड बाई म्युनिसिपल अथॉरिटी ऑन द सेल ऑफ सच गुड्स 5,000, ब्लैक एंड व्हाइट प्राइवेट लिमिटेड रिसीव्ड रुपीज 2,000 एज अ प्राइस लिंक्ड सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ, 2000 की एनजीओ से सब्सिडी भी मिली। द प्राइस ऑफ 50,000 ऑफ अ गुड्स इज आफ्टर कंसिडरिंग सच सब्सिडी, और जो कि 50,000 है उसमें ऑलरेडी 2000 एडजस्ट हो रखे हैं, तो सब्सिडी को क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे हम लोग। ब्लैक एंड व्हाइट प्राइवेट लिमिटेड ऑफर 2% discount on the list price of a goods which is recorded in a invoice of a goods, 2% डिस्काउंट भी दिया है ऑन अ लिस्ट प्राइस जो 50,000 है उसके ऊपर। ओके ओके सर, और उसका इम्पैक्ट इनवॉइस में भी ले लिया है, तो हमें डिटरमाइन करना है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। इसमें एक चीज छूट गई है आपकी, पैकिंग चार्जेस, वो भी आप ऐड कर लीजिए, पैकिंग चार्जेस 1000 का 1000 का। ठीक है, तो लिस्ट प्राइस हो गया 50,000, टैक्स लेवी जीएसटी के अंदर कोई भी टैक्स और कंपनसेशन है उसको छोड़े कोई सा भी अदर लॉ के अंदर कोई भी टैक्स चार्ज हो रहा है, ठीक है, वो सारा ऐड होके चलेगा। पैकिंग चार्जेस ये भी ऐड हो जाएगा, सब्सिडी रिसीव्ड एनजीओ से रिसीव हुई है इसलिए ऐड कर दिया, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से रिसीव होता तो इसको ऐड बैक नहीं करते हम लोग। लेस डिस्काउंट एट द रेट 2%, 1000 रुपये डिस्काउंट माइनस कर दिया, 57,000 हमारा क्या गया, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। Example 12, समृद्धि advertiser designed the advertising campaign
for a new product launched by Moon Limited for consideration of 5 lakh rupees. Samriddhi advertiser on 20,000 to one of its vendor in relation to the advertising services provided by New Moon Private Limited. Such liability of Samriddhi advertiser was discharged by New Moon Private Limited. New Moon delayed the payment of consideration and thus paid 50,000 as an interest. Assume the rate of GST is 18%. Determine the value of taxable supply made by Samriddhi advertiser. इसमें क्या हुआ है, जो समृद्धि एडवर्टाइजर है उसने अपनी सर्विसेज दी न्यू मून को, ठीक है, जिसके लिए इसने 5 लाख चार्ज किए। समृद्धि को इसका एक वेंडर है जिसको 20,000 रुपये पे करने हैं, 20,000 पे करने हैं, बट इसके पास मान लीजिए पैसे नहीं है, कुछ भी है, तो उसको पेमेंट न्यू मून कर देता है 20,000 की, 20,000 की पेमेंट ये कर देता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी थी, लेबिलिटी इसकी थी, पे करने की ऑब्लिगेशन इसकी थी, लेकिन रिसिपिएंट ने पे कर दिया, तो 20,000 का क्या ट्रीटमेंट होगा। उसके बाद न्यू मून ने जो पेमेंट थी वो थोड़ा डिले कर दी, करने में डिले कर दी, उसकी वजह से 15,000 का इंटरेस्ट भी पे किया है, 15,000 का इंटरेस्ट भी पे किया है। तो इसका ट्रीटमेंट और इसका ट्रीटमेंट बताना है। तो 5 लाख तो है ही, ये 20,000 इसकी ऑब्लिगेशन थी, लेकिन रिसिपेंट ने इसके बिहाफ पे, सप्लायर के बिहाफ पे पे कर दिया थर्ड पर्सन को, तो ये भी हमारा वैल्यू का पार्ट बन जाएगा। ओके, अब बचा इंटरेस्ट का, तो इंटरेस्ट भी हमारा वैल्यू का पार्ट बनेगा। लेकिन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। जो 15,000 है आप उसको इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानोगे या एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानोगे। अगर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानोगे तो 15,000 डिवाइड बाई 118 इंटू ये हमारा इंटरेस्ट बन जाएगा, ठीक है। और अगर एक्सक्लूसिव मानोगे कि जो 15,000 उसने पे किया है उसमें सिर्फ इंटरेस्ट का ही पोर्शन इंक्लूड है, जीएसटी इंक्लूड नहीं है, तो ये पूरा ही पूरा हमारा वैल्यू का पार्ट बन जाएगा। दोनों ही ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, दोनों ही ऑप्शन है। अगर इंक्लूसिव मानोगे तो 118 से डिवाइड करोगे, इंक्लूसिव का मतलब है कि इंटरेस्ट प्लस जीएसटी का पेमेंट किया है उसने, इंटरेस्ट प्लस उसके ऊपर जो जीएसटी है उसका पेमेंट किया है, ठीक है, तो सिर्फ इंटरेस्ट का पोर्शन निकालेंगे। और एक्सक्लूसिव मान के चलोगे कि सिर्फ इंटरेस्ट ही पे किया है उसने, तो सिर्फ 15,000 का 15,000 पूरा ऐड हो जाएगा। ओके ओके सर, चलिए उसके बाद मई 24 के लिए इसमें एक अमेंडमेंट आई है। जो हमारा स्पेसिफाइड क्लेम है, एक्सटेनेबल क्लेम है, स्पेसिफाइड एक्सटेनेबल क्लेम, उस केस में बोला है कि अगर कोई एडवांस पेमेंट भी रिसीव हो रहा है, एडवांस पेमेंट भी रिसीव हो रहा है, तो उस केस में भी जीएसटी पे होएगा, उस केस में भी आपका जीएसटी पे होके चलेगा। ओके ओके सर, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st October 23, the said notification has been amended to exclude registered person making supply of specified actionable claim from the said exemption, so that in case of actionable claim, the tax can be paid at the time of receipt of payment of such supply. Specified claim में कौन कौन से आते हैं आपके, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, और 3 चीज़ें और ऐड करी थी, क्या, कसिनो, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन गेमिंग। तो इन केसेस में क्या है कि अगर एडवांस रिसीव हो रहा है तो उस पर भी पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज गुड्स के केस में क्या था, टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑन बाय विच इनवॉइस शुड बी इशूड, ये था। बट इस केस में बोला गया है कि स्पेसिफाइड एक्सटेनेबल क्लेम के केस में अगर एडवांस रिसीव हो रहा है तो एडवांस के केस में भी जीएसटी पे किया जा सकता है। ओके ओके सर, चलिए अब ये था हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर, वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर। इसके अंदर कोई भी डाउट या क्वेरी हो आप मुझे व्हाट्सएप करके या मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर आपको खुद से ट्राई करने हैं, खुद से ट्राई करने हैं। जहाँ पे कोई क्वेरी या कोई डाउट आएगा तो मैं तो हूँ ही आपको समझाने के लिए। ओके
ओके सर। ओके, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।